सिर साहब, आज प्रोग्राम का मौजू एक ऐसा मामला है जिससे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये प्याली में तूफ़ान उठा है या जो मौजूदा निज़ाम है उसका इस्तेहकाम इन मामलात से वाबस्ता या हमें कंटेम्प्ट में धर लिया जाएगा। क्यों? इसमें हम ऐसा कौन सा कंटेम्प्ट करने जा रहे होंगे? ख्याल रखना। अच्छा, वो हो सकता है आपका इरादा हो, मुझे तो आइडिया नहीं है। मैं तो आपसे मासूमाना सवाल करूँगी। कितनी मासूम हो तुम। अच्छा, मुझे आइडिया बहुत सी चीज़ों का नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके सामने रखूंगी कि 26 अमेंडमेंट के बाद इस अदलिया के हवाले से ये कहा जाता था, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि चीफ जस्टिस तो इन अ वे साइडलाइन कर दिए गए हैं और आईनी बेंच बनाकर उनका रोल महदूद कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और हमने देखा भी कि यही अफरीदी साहब कोई बड़े फैसले नहीं कर रहे थे, बल्कि आईनी बेंचेस में से ही हमें एको सुनाई देती थी मुख्तलिफ मामलात की। अब यकदम ये हुआ कि पिछले हफ्ते IMF वक्त की मुलाकात हुई जस्टिस याहिया अफरीदी से, तो तब शोर मचाया गया। मौलाना फजलुर रहमान भी बोले, PTI भी बोली, और आपने बताया फिर वो मुलाकात के सिलसिले में हुई। उसके बाद वो इटालियन सफ़ीर से मिलते हैं, उनसे भी मुख्तलिफ मामलात के हवाले से गुफ्तगू होती है। लेकिन जिस पे लेकर हाहाकार मची वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात है। चीफ एग्जीक्यूटिव जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले हैं, यहाँ पूरा वफ्द जा रहा है जिनमें वज़ीर कानून भी है उनके साथ, और इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर भी जाके उनसे मिल रहे हैं, और भी लोग थे। लेकिन उधर याहिया अफरीदी उस तरफ से बिल्कुल अकेले थे। इसको लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की मुलाकात को लेकर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ की जा रही हैं और तनकीद की जा रही है कि इस तरह की मुलाकातें बनती नहीं हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया, जो डिटेल हुकूमत की जानिब से दी गई इस मुलाकात की बाबत, उधर भी तजादात पाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये मुलाकात होनी चाहिए थी, और इस मुलाकात में क्या अमूर आपके ख्याल में डिस्कस हुए होंगे? इस वक्त मुल्क में दो बहरान हैं। एक बहरान जो है वो तो है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जी, जिसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न है, और एक बहरान है मईशत का, जिसके अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज मुल्क इन्वॉल्व है। ठीक है, बिकॉज उनके साथ मुआहदे हुए हैं। अगर ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मुआहदे हुए हैं, अगर वहाँ हम डिलीवर ना कर सके, अच्छा, तो देन एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ आप जा रहे थे, इट वाज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। नेशनल सिक्योरिटी इशू सिर्फ मिलिट्री इशूज़ नहीं होते, बैंक्रप्सी भी नेशनल सिक्योरिटी इशू है। तो ये सब कुछ किया गया इन ऑर्डर टू स्टॉप बैंक्रप्सी। ठीक, अब रिफॉर्म, तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसके दो पहलू हैं। मैं पहले एक एक करके दोनों पहलू डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, हमें इस वक्त एक बहुत मुश्किल रिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक, जो कि हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने मिल के कुछ फ़ैसले किए हैं कि इस इंटरनेशनल एजेंसीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। मईशत के अंदर, टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन के अंदर करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक, हाल में जो पहले आ रहा है कि जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती रही तो उसमें रुकावटें आ जाती थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें आ जाती थी, या जुडिशल रुकावटें आ जाती थी, या ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करती थी, या जुडिशरी तावन नहीं करती थी। और जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं, जिनको तब्दील किया जा रहा होता है, जिनको आउस्ट किया जा रहा होता है, खा वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स हों या ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट्स हों या कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स हों, जिसके भी इंटरेस्ट हों, दे विल रेजिस्ट इट। अब ये सारे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इसमें बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है और आएगी भी। और जब रेजिस्टेंस आएगी आशा, तो जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं वो उठ के तो अदालतों के पास जाएंगे, अदालतों से कहेंगे कि स्टे ऑर्डर दो कि ये बात आगे ना बढ़े। और स्टे ऑर्डर जो है वो तो आपको पता है इस मुल्क में कानून के मुताबिक तो 6 माह के अंदर अंदर वकेट करना पड़ता है, मगर यहाँ तो 6 साल स्टे ऑर्डर्स रहते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये, हमारी जुडिशरी इज़ नॉट ट्रेंड इन कमर्शियल मैटर्स, स्पेशली इन कमर्शियल मैटर्स। आपने देखा जब भी जुडिशरी ने मदाखलत की है इन कोर इश्यूज़ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बहुत गलत फैसले किए हैं जिसके बड़ा नुकसान हुआ है मुल्क को। सिर्फ दो के एग्जाम्पल्स के अलावा बहुत से और एग्जाम्पल्स हैं, मगर सिर्फ मोटी बात रखने के लिए, जो स्टील मिल के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो फैसला किया, या रेको डिक के ऊपर जो फैसला किया, बहुत नुकसान हुआ हमें। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। उस ज़माने में प्राइवेटाइज हो सकती थी और इतना बुरा प्रोजेक्ट नहीं था वो, मैंने ख़ुद उसको स्टडी किया था,
और बहुत ही फजूल किस्म के आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर उसको रोक दिया गया। और रेकोडिक के ऊपर भी ऐसे ही हुआ है, जिसका नुकसान फिर $6 अरब हमें देने पड़ गए, जुर्माना करना पड़ गया। तो इसी तरीके के साथ अब हम और भी चीज़ें होने जा रही है, IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट होने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से और प्राइवेटाइजेशन जो है, अभी मिनिस्टर साहब का बयान आया है कि हमने ये सारी चीज़ें अगले 12 महीने में प्राइवेटाइज कर दी। PIA के लिए जून की डेट रखी गई। PIA तो आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर ही हो गई थी बात, और हमें कहा गया था 3 महीने में हो जाएगा। तो आपने शायद याद होगा आपको कि मैंने एक प्रोग्राम किया था हाल ही में, जिससे मैंने कहा था कि जब रिफॉर्म होती है तो सबसे पहले जो है आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को और फॉरेन इन्वेस्टर को एक तरफ, और दूसरी तरफ जुडिशरी को, ताकि जो काम आप करने जाएं उसको जुडिशरी रुकावट ना डाले। वेस्टेड इंटरेस्ट उठ के जुडिशरी के पास जाएंगे। अगर जुडिशरी की ब्रीफिंग नहीं हुई होगी कि ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और इनको एक तरीके के साथ आपने देखना है, हमारे जो इंटेंशंस हैं वो नेक है, बट ये है कि वी मे हैव टू समटाइम्स कट कॉर्नर्स, मूव फास्ट जी। तो उसके अंदर जो डिलेज होंगी दे विल डिरेल द प्रोग्रेस। तो मेरा ये ख्याल था कि मैंने अपनी प्रोग्राम में भी ये तजवीज़ दी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो राब्ता करें जुडिशरी के साथ और उन्हें आगाह करें कि किस किस्म के हमारे मसाइल हैं और किस तरीके से आगे इनके पास केसेस आएंगे, पिटिशन्स आएंगी, और अगर उनको सही तरीके से निपटा नहीं जाएगा, जल्दी उसको फारग नहीं किया जाएगा वन वे और दी अदर, तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द जुडिशरी ऑन बोर्ड। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है इतना वक्त लगा है कि ये भी बात अब समझ नहीं आनी शुरू हुई है, बिकॉज जुडिशरी के अंदर रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं, तो पिटिशनें आनी शुरू हो गई हैं स्टेटस को रखने के लिए। तो मेरा ख्याल है इट वाज टाइम। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने पहले तो सेपरेट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को फ्रॉम अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। आमतौर पे 90% जो मामले होते हैं कॉमर्स और ट्रेड के, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्वॉल्व, उसमें अदर इश्यूज आर इन्वॉल्व। तो मेरा ख्याल था कि ये तो नॉर्मल कोर्ट्स करेंगे और अफरीदी साहब के अंडर जो कोर्ट्स हैं ये वही फैसले करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो भी अगर आता भी है तो वो दे शुड बी रिजॉल्व विद इन 2 days, 3 days, 4 days। एक हेयरिंग करें, सुने क्या इश्यूज है, लंबे लंबे बात करने की जरूरत है, फैसला करें। अच्छा, बिकॉज दिस इज नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। अच्छा, अब तो मैं ये समझता हूँ कि ये फाइनली फैसला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब से बात की जाए और कि ये हमारे मामले हैं, इसके अंदर हमें अगर आपकी तरफ आती हैं पिटिशंस जो कि हक है किसी का, बट वी वांट क्विक डिस्पोजल। अच्छा, फास्ट ट्रैक कर लें, वी वांट टू फास्ट ट्रैक, और इसमें हम किसी किस्म का आप पे दबाव नहीं डाल रहे, बट वी वांट फास्ट ट्रैक। अच्छा, एंड वी वांट वो जजेस कॉन्स्टिट्यूट करें बेंचेस जो कॉम्पिटेंट भी हों टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। इसके साथ मैंने एक और भी तजवीज़ दी थी, पता नहीं सुनी है किसी ने कि नहीं, कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि टॉप कमर्शियल एक्सपर्ट्स जो हैं उनको कोर्ट हायर किया करे, कोर्ट उनको हायर करे टू हेल्प गाइड द कोर्ट in some of these matters, because judges are not competent in economic matters। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पता होता है, इस किस्म की चीज़ों का पता होता है, मगर आजकल की जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने डिफिकल्ट होते हैं कि इट्स नॉट ईजी फॉर अ जज हु इज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ दैट टू अंडरस्टैंड दोस्त। तो उसके लिए यू नीड एक्सपर्ट्स टू गाइड यू। तो मेरा ये सजेशन ये भी थी गवर्नमेंट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी कि आप जब इस किस्म का मामला हो तो आप हायर करें और गवर्नमेंट को कहें पैसे दे। आपके पास अगर बजट नहीं है तो यू शुड आस्क द गवर्नमेंट कि भाई दिस इज़ अ मैटर दैट इन्वॉल्व्स यू एंड वी नीड सम टू हायर सम बिग एक्सपर्ट्स एंड वी नीड टू पे देम एंड वी नीड अ बजट फॉर दिस। हमें दे पैसे दें, क्योंकि आपके मामले हैं। कल को आप हमें ना ये कहें कि आपने गलत फैसला किया, इतना नुकसान हो गया एंड सो ऑन। सो वी नीड गाइडेंस इन सम ऑफ दीज मैटर्स। तो एक तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें हुई होंगी, आई कांट इमेजिन कि ना हुई हों, अदरवाइज कोई जवाब नहीं बनता तो वो अफरीदी साहब के पास जाने का। जवाब अगर बनता तो उधर जाते ना दूसरी जगह पे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है जिसका सियासत के साथ ताल्लुक है, ठीक, नॉट विद रिफॉर्म। तो इसलिए आई थिंक कि ये जो टीम गई है जी, वो इसीलिए गई है कि हर बंदे ने वहाँ आर्ग्यूमेंट की होगी। मंसूर जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने बताया होगा कि सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपको तो पता ही है, फलाने केस में ये हुआ, फलाने केस में ये हुआ, इतनी देर हो गई, ये जजमेंट आई, इट वाज अ बैड जजमेंट, ब्ला 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 ब्ला। इसी तरह तारड़ साहब ने बताया होगा कि हमने कानून जो बनाए हैं इसलिए बनाए हैं, ऐसे किया है, ये हमारी डिमांड है। फॉरेन जो हमारी डिमांड आ रही है, SIFC कह रही है जल्दी करें, और जो हम 1 विंडो ऑपरेशन करना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। बहुत से हर बंदे ने अपनी छोटी मोटी ऐड किया होगा कि चीफ जस्टिस साहब ये हमारे मसले हैं, ये मसले हैं।
हाँ, तो आप इनको ज़रा सामने रखें और व्हेन यू सेट अप दीज बेंचेस लेट्स मूव फास्ट ऑन दीज इश्यूज। ठीक। तो मेरा ख्याल है उधर से तो पूरी टीम गई थी इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर ब्रीफ करने के लिए चीफ जस्टिस साहब। अच्छा। इसके अलावा फिर ऐसे लोग भी थे उस टीम में जिन्होंने उन्हें ब्रीफ किया अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म। हाँ, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड उमूर से क्या मुराद है और लापता अफराद से के मुतालिक मौसर इकदाम तेज करें? यही बिल्कुल यही है कि अब क्योंकि ये बात छिड़ी हुई है, हर मीडिया वाला वो खड़ा होता है, हर बंदा खड़ा होता है, ये कहता है कि मिसिंग पर्सन्स। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की भी ये डिमांड है और भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की भी ये डिमांड है और बड़ा प्रेशर होता है अदलिया के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ए ह्यूमन राइट्स इशू, इट्स अ वेरी मेजर इशू। तो वहाँ भी एक्सप्लेन करने गए होंगे कि जैसे पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुई तो ये मसला था, फिर और भी ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और डोसियर भी दिखा आप चाहें तो आपको पूरी फाइल दिखा सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों की। बाय द वे ये मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में हर जगह पे होता है, मगर ये ओपन नहीं होता, ये खुफिया तौर पे होता है। जुडिशरी को आगाह किया जाता है विद नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, और वो हमेशा यही होता है कि चेम्बर्स में जाके तो जो रेलिवेंट पर्सन होता है वो जज साहब को ब्रीफ कर देता है कि ऐसे मसले हैं। अच्छा, ये ओपन में जाने पे भी तो तनकीद हो रही है, इससे पहले मगर ये ओपन में तो गए हैं क्योंकि खुफिया मिल नहीं सकते ना, प्राइम मिनिस्टर तो चेंबर में नहीं जाके खुफिया मिल सकता ना, ठीक है अच्छा, ना? वैसे वज़ीर आज़म हाउस में माजी में मुलाकातें होती रही हैं या? तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाहिर है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आया है उसमें लिखा है कि हमने ये इश्यूज खड़े किए हैं, मगर जो चीफ जस्टिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है वो तो इसको तस्लीम नहीं करते। हाँ, वो टैक्स मैटर्स से वो कहते हैं जी हमारे जो अपने मैटर्स हैं और रिफॉर्म जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, और टैक्स मैटर्स ऐसे हैं जिसको दोनों तस्लीम कर सकते हैं, मगर बातें और भी हुई हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने अपना ओपिनियन नहीं दिया होगा, वो सुनते रहे होंगे।